हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि गुरुत्व के अधीन मुक्त ऊर्ध्वाधर गति होती है। तो उसके लिए हम लोग इसके समीकरण देखेंगे, जिसका यूज करके हम लोग आगे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को बनाने वाले हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, गुरुत्व के अधीन, गुरुत्व के अधीन मुक्त ऊर्ध्वाधर गति। ठीक है, हमने देखा है पीछे की वीडियो में कि कोई वस्तु किसी मीनार से या किसी ऊंचाई से जब नीचे की ओर गिराई जाती है तो उस कंडीशन में वह त्वरित गति करती है, या नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तब भी वस्तु त्वरित गति करती है, त्वरित गति करती है। अगर ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो वहां का जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो धनात्मक माना जाता है, और नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है ऋणात्मक माना जाता है, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर आती है तो उसका गति बढ़ते जाता है और नीचे से ऊपर जाती है तो उसका गति घटते जाता है। ठीक है, तो मुक्त पतन के साथ कोई गिर रही वस्तु के लिए या नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाने वाले वस्तु के लिए हम लोग यहाँ पर 3 समीकरण तैयार करेंगे, जो गति के जो 3 समीकरण थे उनसे निकला हुआ है। हमने गति के 3 समीकरण देखे थे, गति के समीकरण हमने देखे थे। क्या देखा था, याद है? हमने पहला देखा था v इक्वल टू में u प्लस का at। दूसरा हमने देखा था, दूसरा क्या था जी? s इक्वल टू में ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा हमने देखा था v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें हमने देखा था कि जहां v क्या है, अंतिम वेग था, u क्या है, प्रारंभिक वेग, a क्या है, त्वरण, t क्या है, समय, और s क्या है, विस्थापन या दूरी। ठीक है, विस्थापन। ठीक है, ये चीजें हमने देखी थी। तो ये हमने कब देखा था कि जब कोई कण सरल रेखा पर गति करता है, एक सरल रेखा पर, सीधी रेखा पर गति करता है, उसके लिए हमने देखा था। चूंकि वस्तु को अगर आप नीचे से ऊपर फेंकते हैं या ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो उसी प्रकार का यहाँ पे भी आपको सरल रेखा देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन बस इसमें फर्क ये है कि इसमें जो हम लोग विस्थापन यानी कि जो दूरी ले रहे थे, अब यहाँ पे वो ऊंचाई में बदल जाता है, और इसमें जो त्वरण ले रहे थे वह गुरुत्वीय त्वरण में बदल जाएगा। यानी कि अब हम लोग इसमें ट्रांसफॉर्म कर देंगे, हम लोग A से G में, और जो विस्थापन था उसको ऊंचाई में। यहाँ पर G क्या है आपका, तो G आपका कहलाएगा गुरुत्वीय त्वरण, और H क्या हो जाएगा, आपका ऊंचाई हो जाएगा। बाकी सब चीज वही रहेगा, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, जो भी है, समय जो है ना जी, तो ये सब वही रहेंगे। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगा, तो गुरुत्व के अधीन अगर मुक्त ऊर्ध्वाधर गति के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो पहला हमारा हो जाएगा v इक्वल टू में u प्लस का gt। ठीक है, दूसरा हमारा हो जाएगा h इक्वल टू में ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, और तीसरा हमारा हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू में u स्क्वायर प्लस का 2gh। ये हमारे समीकरण हमें 3 मिलेंगे। ठीक है, ये हमारे 3 समीकरण मिलेंगे। तो ये किसके लिए है, जब किसी वस्तु को, जब किसी कण को नीचे की ओर फेंका जाता है, तो नीचे की ओर फेंकेंगे तो ये उसके लिए है। चलिए अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, पहला कंडीशन देखिए कि गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर
ऊर्ध्वाधरता नीचे की ओर गति के लिए क्या हो जाएगा? पहला रिजल्ट हो जाएगा v इक्वल टू में u प्लस का gt, दूसरा हो जाएगा आपका h इक्वल टू में ut प्लस का हाफ gt स्क्वायर, और तीसरा यहाँ पे हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू में u स्क्वायर प्लस का 2gh। अब देखिए नीचे की दिशा में मैंने आपको बताया था कि गुरुत्व त्वरण धनात्मक लेना होता है। अगर बस ये नीचे की ओर आ रही है तो इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव रह रहा है। अगर ये नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा ना। तो अगर यहाँ पे इसी में हम लोग चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि गुरुत्व त्वरण या गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर गति होगी। तो इस कंडीशन में फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी? v इक्वल टू में हो जाएगा u माइनस का जी, क्योंकि गुरुत्व त्वरण ऋणात्मक हो जाता है ना जी, और h इक्वल टू में हो जाएगा ut प्लस, यानी माइनस यहाँ जाएगा, हाफ gt स्क्वायर, एंड थर्ड आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू में u स्क्वायर माइनस का 2gh। ठीक है, ऊपर की ओर जाएगा तो ऋणात्मक दिशा मानी जाएगी, यानी कि वहां गुरुत्व त्वरण ऋणात्मक ना हो जाता है जी। तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो धनात्मक दिशा, और नीचे से ऊपर जा रहा है तो ऋणात्मक दिशा मानी जाती है। वैसे आपको जरूरी नहीं है, आप यही तीनों याद रखोगे तो आपका सारा काम बन जाएगा। इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके लिए कुछ चीजें समझनी होगी, उसके बाद फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको इसमें तीन ही याद रखना है। पहला कि v इक्वल टू में u प्लस का gt, दूसरा h इक्वल टू में ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, और तीसरा याद रखना होगा v स्क्वायर इक्वल टू में u स्क्वायर प्लस का 2gh। अब इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। अगर कोई कण नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, यदि कण नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो g जो होगा, g का मान क्या हो जाएगा? माइनस का 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कहीं कहीं पे -10 भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, नीचे से ऊपर जाएगा तो ऋणात्मक लेंगे, नीचे से ऊपर जाएगा तो हाईएस्ट ऊंचाई तक पहुंचेगा तो उसका अंतिम वेग जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब नीचे से कोई ऊपर जा रहा है कण तो कुछ ऊंचाई तक जाने के बाद वो रुकेगा ना, जब महत्तम इसकी ऊंचाई को प्राप्त करेगा तो वहां रुकेगा, तो वहां पे अंतिम वेग क्या लेंगे? 0। यानी नीचे से ऊपर कोई कण जाता है तो अंतिम वेग आपको क्या लेना होता है? 0 लेना होता है। समझ चलना, अंतिम वेग क्या लेना होता है? 0 लेना होता है। दूसरा, यदि कण ऊपर से नीचे की ओर ऊपर से नीचे की ओर गति करना प्रारंभ करता है तो उस कंडीशन में g धनात्मक होगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हैं। और उस कंडीशन में प्रारंभिक वेग जो होगा वह 0 लिया जाता है, क्योंकि ऊपर से जब छोड़ेंगे तो उस कंडीशन में वो रेस्ट में था, है ना जी, रेस्ट में था, तो उस कंडीशन में वहां पे क्या होगा, वो आपको क्या लेना होगा? प्रारंभिक वेग 0 लेना होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए,
हम लोग ये भी ध्यान दे सकते हैं कि अगर मान लीजिए हम लोग एक दिशा में किसी राशि को धनात्मक मान रहे हैं तो उसके विपरीत दिशा में उसको क्या लेना होगा, ऋणात्मक लेना होगा। तो अगर यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि किसी एक दिशा में राशियों को यदि धनात्मक मानते हैं तो उसकी विपरीत दिशा में राशियां ऋणात्मक होंगी। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना कि इसमें जो भी है U हुआ, V हुआ, G हुआ, H हुआ, ये सभी के सभी क्या होते हैं, सदिश राशियां। इसमें जो भी है वो सब क्या है, सदिश राशियां। इसमें लिख सकते हैं कि V, U, G और H सदिश राशियां हैं। केवल टाइम को छोड़कर, समय को छोड़कर सभी क्या है, सदिश राशियां हैं। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे कौन कौन सी राशि देख रहे थे, U प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, गुरुत्व त्वरण, समय और H ऊंचाई, इनमें से कोई तीन ज्ञात हो, कोई तीन राशि ज्ञात हो, कोई तीन राशियां ज्ञात हो तो अन्य राशियों का मान, अन्य राशियों को हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ऊपर के समीकरणों से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब क्या क्या होता है जब किसी वस्तु को हम लोग नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं। ठीक है, यदि हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर प्रारंभिक वेग U से फेंकें तो क्या क्या देखने को मिलता है, इसको समझ लेते हैं। यदि किसी गेंद को, वस्तु को, जो भी है, गेंद को ऊपर की ओर, वस्तु भी आप लिख सकते हैं, ऊपर की ओर प्रारंभिक वेग U से फेंके तो क्या देखने को मिलता है, तो वह ऊपर ही ऊपर उठता जाएगा। तो ऊपर उठता जाएगा, कब तक उठता जाएगा, जब तक वो महत्तम ऊंचाई को नहीं प्राप्त कर लेता, और उस पे वहां पे पहुंचने के बाद उसका वेग, अंतिम वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और जाहिर सी बात है नीचे से ऊपर जाएगा तो उसका वेग घटते जाता है, और फिर जब उसका वेग शून्य हो जाएगा तो फिर वह नीचे की ओर गिरने लगता है और अंत में वो पृथ्वी पर पहुंचता है। ये हम लोग जानते हैं ना, तो ये सब चीजें लिख सकते हैं कि वह ऊपर और ऊपर उठता जाएगा। और क्या देखने को मिलता है, उसका वेग घटता जाएगा, महत्तम ऊंचाई H पर पहुंचने पर उसका वेग शून्य हो जाएगा। फिर वो नीचे गिरने लगेगा, फिर वह नीचे की ओर गिरने लगेगा और अंत में पृथ्वी तक पहुंचेगा, है ना। अंत में क्या होगा, वो पृथ्वी तक पहुंचेगा। समझे ना जी। चलिए अब हम लोग कुछ स्थितियों की बात कर लेते हैं जिस पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है समय, मतलब कि उसके वेग पर, ऊंचाई पर, ऊपर से नीचे आने वाले लगे समय पर, इन सब चीजों पे बात कर लेते हैं। तो पहला मैं यहाँ पे कंडीशन लेता हूँ कि उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय, उच्चतम
बिंदु तक पहुंचने में लगा समय। देखिए हम लोग अगर बात करें तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, g आपका गुरुत्व त्वरण है, t समय है और आपका h जो है महत्तम ऊंचाई है। ये हम लोग जान चुके हैं। चलिए तो उसी के अनुसार देखेंगे। उच्चतम बिंदु पे जब कोई कण जाएगा तो उस कंडीशन में आपको क्या लेना होगा, उसका अंतिम वेग 0 लेना होगा। v का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, v का मान 0 हो जाएगा और गुरुत्व त्वरण जो होगा वो ऋणात्मक होगा। गुरुत्व त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक होगा, g ऋणात्मक होगा। मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, तम ऊंचाई तक पहुंच रहा है यानी नीचे से ऊपर जा रहा है तो v आपका 0 होगा और g ऋणात्मक होगा। तो इस कंडीशन के अनुसार से अगर v इक्वल टू में हम लोग जानते हैं समीकरण v इक्वल टू में u प्लस का gt, तो इसलिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर v 0 हो गया, u और प्लस का g आपका निगेटिव हो जाएगा और समय t। तो यहाँ से u माइनस का gt इक्वल टू में 0। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा gt इक्वल टू में u, यानी यहाँ पर टाइम जो हो जाएगा u बाई जी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग बात करते हैं दूसरा, महत्तम ऊंचाई क्या होगी। महत्तम ऊंचाई क्या होगी, जब वो महत्तम ऊंचाई तक जा रहा है तो उस कंडीशन में महत्तम ऊंचाई के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग जो तीसरा वाला जो समीकरण था उससे निकाल लेंगे। हमारा क्या था, v स्क्वायर इक्वल टू में u स्क्वायर प्लस का 2gh, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ तो अंतिम वेग जो है आपका 0 है, u स्क्वायर प्लस का 2g का मान ऋणात्मक होगा और h, तो यहाँ से 0 इक्वल टू में u स्क्वायर माइनस का 2gh, यहाँ प्लस का 2gh इक्वल टू u स्क्वायर, यानी h इक्वल टू में आ जाएगा u स्क्वायर बाई 2g। ये यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, उसकी महत्तम ऊंचाई मिल जाएगी। अच्छा, अगर अब हम लोग अगला स्थिति ले लें कि ऊपर जाकर नीचे आने में लगा समय, नीचे आने में लगा कुल समय कितना होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो नीचे से जब ऊपर जा रहा है और आ रहा है तो उस कंडीशन में आपकी ऊंचाई तो 0 हो जाएगी, सॉरी विस्थापन 0 हो जाएगा या ऊंचाई 0 हो जाएगी, है ना जी। अरे कुल जो तय की गई दूरी हुई वो 0 ना हो गई। हम लोग वहां विस्थापन की जगह ही न ले रहे हैं जी। हम लोग जानते हैं कि जब ऊपर से नीचे वापस उसी जगह पे आ जाएगा तो विस्थापन आपका क्या होगा, 0 होगा। और विस्थापन h कोई ना हम लोग h मान के चले तो h भी 0 हो जाएगा कि नहीं। तो अब हम लोग तीसरा वाला समीकरण जानते हैं, h इक्वल टू में ut प्लस का हाफ gt स्क्वायर, तो h 0 ut t टाइम जो है हम लोग यहाँ पर टाइम जो है ना मान लेते हैं कि ऊपर से नीचे आने में लगा टाइम t डैश है। ठीक है, और प्लस में 1/2 माइनस का g हो जाएगा और यहाँ पे t डैश का स्क्वायर, टाइम हमने t डैश ले लिया ऊपर से नीचे आने का कुल समय। फिर ये इधर आएगा तो प्लस का 1/2 gt डैश का स्क्वायर इक्वल टू में ut डैश, एक t को इधर डिवाइड में ले जाएंगे, इन दोनों को इधर ले जाएंगे तो t डैश का स्क्वायर और बाई में t डैश इक्वल टू में 2u बाई में g, यानी कि हो जाएगा t इक्वल टू में t डैश इक्वल टू में 2u और बाई में g, 2u और बाई में g हो जा रहा है। तो ये ऊपर से नीचे आने का कुल समय ये निकल गया। अच्छा, अगर मान लो हम लोग सिर्फ बात करें कि उच्चतम बिंदु से नीचे आने में कितना समय लग रहा है, ये पता करने के लिए उच्चतम बिंदु से नीचे आने में लगा समय, ठीक है, लगा समय। देखिए हम लोग यहां पर ये मान लेते हैं कि उच्चतम बिंदु से नीचे आने में लगा जो समय है वो t डबल डैश, ऐसा सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये t डबल डैश किसके इक्वल हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें अभी हमने निकाला है t डैश, ये क्या है, नीचे से ऊपर जाकर फिर वापस आने में लगा समय टोटल t डैश है।
और नीचे से ऊपर जाने का समय हम लोग कितना यूज कर रहे हैं अभी, टी यूज कर रहे हैं ना, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो नहीं हो जाएगा। देखिए टी डैश क्या है, नीचे से ऊपर जाकर ऊपर से फिर नीचे आने का लगा समय है, और ये टी क्या है, नीचे से ऊपर में जाने लगा समय, जो शुरू से ही हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसमें से भाग कर देंगे तो हमारा काम नहीं, घटा देंगे तो काम नहीं हो जाएगा जी। चलिए, तो ये टी डैश जो है, टी डैश ये किसके इक्वल है, 2u बाई में जी के, और टी किसके इक्वल है, तो हमने शुरू में ही निकाला था, टी इक्वल टू में u बाई जी, यहाँ पे u बाई जी, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी u बाई जी आ गया। तो u बाई जी यानी ये टी डबल डैश, टी डबल डैश क्या है, उच्चतम बिंदु से नीचे आने में लगा समय, और टी क्या था, टी क्या था, तो टी था आपका नीचे से उच्चतम बिंदु तक जाने में लगा समय है। तो जितना हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पे u बाई जी आया, ये क्या है, टी डबल डैश का वैल्यू, यानी कि टी डबल डैश इक्वल हो रहा है टी के। टी डबल डैश क्या है, तो क्या है जी, ये क्या है जी, उच्चतम बिंदु से नीचे आने में लगा समय, है ना, नीचे आने में लगा समय, नीचे आने में लगा समय, और टी क्या है, ऊपर जाने में लगा समय, तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यानी कहने का मतलब कि अगर कोई कण नीचे से ऊपर जा रहा है तो जितना समय नीचे से ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय ऊपर से नीचे आने में भी इसे लगेगा, दोनों के लिए समय बराबर ही होगा, समय में कोई चेंज नहीं होगा। बात को समझ गए? तो चलिए इस क्लास में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे जाएंगे और एक्सरसाइज को देखेंगे, आगे क्वेश्चंस को देखेंगे, आगे इसके आगे के अभी कुछ और पॉइंट्स हैं उनको पढ़ेंगे, है ना। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।